अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग पीरा SDEO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और आज जो है वो पीरा एक्ट 2024 का लास्ट लेक्चर है, जो कि 13th लेक्चर बनता है। तो आज जो है वो हम दो आखिरी चैप्टर्स पढ़ेंगे। उनमें से एक है चैप्टर नंबर 17 और दूसरा है चैप्टर नंबर 18। तो चैप्टर नंबर 17 जो है वो किससे रिलेटेड है? फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये तकरीबन हर एक्ट के अंदर ही मौजूद होता है। जो किसी डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड एक्ट होता है, उसके अंदर ये फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट का ये वाला जो चैप्टर है ये लाजमी होता है। और इसके बाद जो मिसलेनियस वाला चैप्टर है वो भी हर किसी के अंदर कॉमन होता है। तो अब यहाँ पे सेक्शन 69 में वो ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? फंड क्रिएट करेंगे। यहाँ पे बच्चों फंड से मुराद जो है वो अकाउंट है। ये जो पीरा का सेंट्रल अकाउंट है ना, पीरा का सेंट्रल अकाउंट, उसको क्या कहते हैं? उसको फंड कहते हैं। देयर शैल बी अ फंड एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, ठीक है, टू बी नोन एज पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड। इस नाम से अकाउंट खुलवाया जाएगा। विच शैल वेस्ट इन बी एडमिनिस्टर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटी, जिसको जो है वो अथॉरिटी कंट्रोल करेगी। सब सेक्शन 2 क्या कहता है इसका? द फंड शैल कंसिस्ट ऑफ एंड बी क्रिएटेड विद सच सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम। अच्छा, अब ये जो फंड है, यानी कि फंड से मुराद मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अकाउंट है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है इसमें कौन से फंड्स आएंगे? The government as may be determined to be required for the purposes of the act, including payment of reward to employees, reward for the whistleblower, cost of enforcement, ठीक है, refund of fine, any cost of welfare initiative and any other ancillary cost as may be permitted by the authority. गवर्नमेंट जो है वो इसमें डिसाइड करेगी कि कौन कौन से पैसे इसमें आएंगे। एज मे बी डिटर्मिन्ड टू बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ द एक्ट। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि इसमें जो फाइन जमा होगा, पीरा जो फाइन करेगी वो इसमें आएगा। ठीक है, फ्यूचर में गवर्नमेंट ये कहती है कि पीरा जो है वो अथॉरिटी वो किसी की रजिस्ट्रेशन भी करेगी, किसी भी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इनको दे देते हैं, तो उस रजिस्ट्रेशन की जो फी है वो भी इस अकाउंट में आएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो किसी की प्रॉपर्टी सेल की है और उससे जो कॉस्ट रिकवर की है वो भी इस अकाउंट में आएगी। इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के फंड्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। मिसाल के तौर पे इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड टू एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉय की रिवॉर्ड की पेमेंट करनी है वो भी यहाँ से करेंगे। रिवॉर्ड फॉर द विसल ब्लोअर, अगर विसल ब्लोअर को पैसे देने हैं वो भी यहाँ से जाएंगे। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट भी यहाँ से आप पे करेंगे। ये और बात है कि बाद में आप रिकवर कर लेंगे। रिफंड ऑफ फाइन, फाइन अगर वापस करना पड़ेगा, जारी बात है जमा होके भी इसमें आया तो वापस भी इसी में से होगा। एनी कॉस्ट ऑफ वेलफेयर इनिशिएटिव, अगर इम्प्लॉय वेलफेयर का कोई इनिशिएटिव है, ठीक है, मिसाल के तौर पे इम्प्लॉय का जो है वो ये है कि उम्रा पैकेज है कि हर साल 10 लोगों को जो है वो उम्रा पे भेजा जाएगा, तो वो भी यहाँ से जो है वो उसको इनिशिएट किया जाएगा। या इम्प्लॉय की कोई जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो वो कहाँ से किए जाएंगे? वो भी यहीं से किए जाएंगे। इसी तरह से बच्चों की हायर एजुकेशन का कोई प्लान है तो वो भी कहाँ से मैनेज किया जाएगा? वो भी इसी अकाउंट से मैनेज किया जाएगा। एंड अदर एंसिलरी कॉस्ट एज मे बी परमिटेड बाय द अथॉरिटी, और इसके अलावा कोई भी दर्ज झैल कॉस्ट, एंसिलरी का मतलब होता है मंदरजा झैल, ठीक है, इसी तरह की कोई कॉस्ट है, कोई एक्सपेंस है जो कि अथॉरिटी परमिट कर दिया तो वो भी यहाँ से पे हो सकती है। एनी रिसीट एज में बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पर पेमेंट्स की बात हो रही है ए में, जो कि उसमें से उस अकाउंट में से पेमेंट्स होंगी। अब उस अकाउंट में रिसीट्स क्या होंगी? ठीक है, उस अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे डिपॉजिट कहाँ से आएंगे? एनी रिसीट एज में बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है उसको कोई बजट देती है, ठीक है, या कोई ग्रांट देती है, या कोई एक सप्लीमेंट्री ग्रांट भी हो, ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट वो किसी खास काम के लिए अगर दी जाए, मिसाल के तौर पे उन्होंने गाड़ियां लेनी है अचानक और जरूरत पड़ गई है तो उनको कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट वगैरह भी दी जा सकती है, बजट दिया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो पैसे हैं वो क्या किए जाएंगे? वो इस फंड में मेंटेन किए जाएंगे और उससे जो है वो पीरा के एक्सपेंसेस को मीट किया जाएगा। द फंड शैल बी मेंटेन्ड इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फंड जो है उसको इस तरह से मेंटेन किया जाएगा जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया, तजवीज किया गया। तजवीज कहाँ पे किया गया है? रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन में बताया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 4 है, सब सेक्शन 4 है ये। नो सम शैल बी ड्रॉन बाय द ऑथोराइज्ड ऑफिसर और ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम द फंड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। कोई भी पैसे जो है वो अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल के बगैर नहीं निकाले जा सकते। ठीक है जी, अथॉरिटी जब भी बजट देगी तो उसके लिए अप्रूवल भी दे देगी। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, इनके डीडीओज होते हैं। कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे जो भी अकाउंट होता है उसके डीडीओज होते हैं। डीडीओ कहते हैं ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर को। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ये वो शख्स है जो कि चेक पे साइन करेगा, ठीक है, और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ से मीट किए जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 1 लाख रुपए का बिल आ जाता है ऑफिस का, तो अब कैसे पे करना है?
वो गवर्नमेंट ने आपको बजट दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो अलग अलग से, मिसाल के तौर पे पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड रहीम यार खान, ठीक है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड लाहौर, कसूर, इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होगा, हर तहसील का अलग अलग जो है वो अकाउंट होगा। और उसमें सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर या जो भी जिसको भी गवर्नमेंट जो है वो ऑथोराइज करेगी, वो उसमें सिग्नेटरी होगा। और वो क्या करेगा, वो साइन करेगा। आमतौर पे यहाँ पर दो सिग्नेटरीज होते हैं, दो सिग्नेटरी मतलब एक चेक पे दो सिग्नेचर जो है वो होते हैं, दो लोगों के, तो फिर वो चेक पास होता है। तो इसमें एसडीओ के साथ जो है वो, प्लस उसके साथ जो है वो हेयरिंग ऑफिसर भी हो सकता है, एसडीईओ के साथ जो है वो, प्लस इसके साथ जो है वो डीसी भी हो सकता है, ठीक है, एसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये इस तरह से जो है ना वो दो लोग मिलके इसको ज्वाइंटली ऑपरेट करेंगे इस अकाउंट को। उसके बाद है जी सेक्शन सबसेक्शन 5, द अथॉरिटी में ऑथराइज द हेयरिंग ऑफिसर टू विड्रॉ द फॉलोइंग एंड डिसबर्सेस एज मे बी डिस्क्राइब। मे ऑथराइज द हेयरिंग ऑफिसर, वो कहते हैं कि जो हेयरिंग ऑफिसर है उसको ऑथराइज किया जा सकता है, ठीक है, हेयरिंग ऑफिसर को ऑथराइज किया जा सकता है कि वो जो है वो फंड यहाँ से डिसबर्स कर सके। हमने कहा था कि हेयरिंग ऑफिसर BS 17 या उससे अबव का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का या प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का कोई बंदा होगा। तो फिर इसका मतलब है कि एक जो सिग्नेटरी है वो तो आपका हेयरिंग ऑफिसर बन सकता है, और दूसरा आमतौर पे जो है वो आपका एसडीईओ ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली एसडीओ होगा, या फिर कोई और भी हो सकता है। रिवॉर्ड टू एम्प्लॉयज, रिवॉर्ड अगर एम्प्लॉय को देना है वो इसके लिए भी पैसे ड्रॉ कर सकता है। रिवॉर्ड टू विसल ब्लोअर को पैसे देने हैं। एडवांस फॉर द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, आपने कोई इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो है वो कंडक्ट करनी है, मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है गैर सरकारी सरकारी जमीन के ऊपर गैर कानूनी तौर पर, तो आपने क्या करना है कि उसको जो है वो जाके डिमोलिश करना है। तो उसके लिए जाहिर बात है आपको लेबर भी चाहिए, उसके लिए आपको मशीनरी भी चाहिए, तो आप कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है वो एडवांस में आप लेके जाएंगे। रिफंड ऑफ फाइन इन केस ऑफ सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन और अपील, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन या अपील सक्सेसफुल हो जाती है, रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि उसने दावा दायर किया है, ठीक है, या उसने अपील फाइल की है, ये वाली, तो और उसमें जो है वो वाकई आ जाता है कि इसको गलत फाइन हुआ था, तो अब जो हियरिंग ऑफिसर है या अदालत है, अगर वो उसको ऑर्डर देती है या कमिश्नर उसको ऑर्डर देता है कि भाई इसको, इसका जो फाइन इसको हुआ है वो वापस करो, तो ऐसी सिचुएशन में यहीं से फाइन वापस होगा। द कॉस्ट ऑफ एनी परमिटेड वेलफेयर इनिशिएटिव, की कोई भी वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलफेयर की कोई भी चीज है, जैसे मैंने बताया हेल्थ है, एजुकेशन वगैरह, तो उसके लिए भी यहाँ से पैसे जाएंगे। अदर एंसिलरी कॉस्ट एज मे बी परमिटेड बाय द अथॉरिटी, इसके अलावा कोई भी कॉस्ट जो कि अथॉरिटी परमिट कर दे तो वो यहाँ से पे ऑफ हो सकती है। सब सेक्शन 6 क्या कहता है, इन केस ऑफ डेफिसिट रेवेन्यू of authority, the government shall provide from its revenue or any other source such sum as may be necessary for the performance of the function of the authority। अगर वो कहता है डेफिसिट है, डेफिसिट से मुराद ये है कि फाइन वगैरह से या ऑल सोर्सेज से जो इनकम होनी है, ठीक है, वो है 100 मिलियन, लेकिन जो पीरा का एक्सपेंस है वो कितना है, फॉर एग्जाम्पल वो 120 मिलियन है किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, 2025-26 की बात करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दरम्यान में गैप क्या है, 20 मिलियन का। अब ये 20 मिलियन कौन देगा, तो ये 20 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी बजट या ग्रांट की फॉर्म में। अब इसके बाद क्या है, सेक्शन 70 कहता है अकाउंट्स। द अथॉरिटी शैल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा जी अकाउंट्स का, इंक्लूडिंग इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाए जाएंगे, एंड इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का मतलब है कि इसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब है कि इसको इनकम स्टेटमेंट कहा जाता है, इनकम स्टेटमेंट। और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि उसकी बैलेंस शीट बनाई जाएगी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया गया है जो भी, यानी कि अब इसका ऑडिट जो है एक तो एजी ऑफिस ने करना है वो बताएगा, और दूसरा जो है वो ऑडिट फॉर्म ने करना है, तो ये दोनों बताएंगे कि भाई आपने रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करना है। उसके बाद सेक्शन 71 देखें, बजट। द अथॉरिटी थ्रू इट ऑथोराइज्ड ऑफिसर शेल prepare in such manner and at such time as may be prescribed a budget in respect of the next ensuing financial year showing estimated receipts and expenditures of the authority including the enforcement station and shall submit a budget to the government for approval। वो कहता है कि अगले साल के लिए ये अथॉरिटी की जो है वो ऑथोराइज ऑफिसर, थ्रू इट्स ऑथोराइज ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, ठीक है, उसका बजट किस साल का, अगले साल का। अगले साल का, अच्छा बजट क्या होता है बच्चों, बजट जो होता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर की समरी होता है अगले साल के लिए, ठीक है। तो अगले साल में ये बताएंगे कि हमारी इतनी इनकम होगी, हमारे इतने एक्सपेंडिचर होंगे, और हमें इतने पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट से चाहिए ग्रांट की सूरत में, तो इस तरह जो है वो बजट बनाया जाएगा। ये जिम्मेदारी है अथॉरिटी की और उसके ऑफिसर्स। अब बात करते हैं ऑडिट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट जो है वो लाजमी होता है। द अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी ऑडिटेड एनुअली बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, एजीपी, एक तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा,
और दूसरा जो है वो ऑडिट कौन करेगा, एंड सच क्वालिफाइड ऑडिटर और ऑडिट एजेंसी, इसको ऑडिट फर्म कहा जाता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म भी कहते हैं, ऑडिट फर्म, ठीक है, या चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म। तो ये ऑडिट करेगी, यानी कि दो ऑडिट होंगे, एक ये होगा एजी ऑफिस का, एक दूसरा जो है वो ऑडिट फर्म का होगा। तो ये दोनों ऑडिट जो है वो होंगे उसके। द अथॉरिटी शैल विद इन 3 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मिसाल के तौर पे 30 जून को साल खत्म हो रहा है आपका, 30 जून को साल जब खत्म हुआ तो उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, 30 सितंबर तक ऑडिट करवाना जो है वो जरूरी है। इसका मतलब है 30 जून से लेके 30 सितंबर के दरमियान दरमियान जो है वो ऑडिट करवाना जरूरी है। विद इन 3 मंथ्स ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सबमिट द गवर्नमेंट एन एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड the government shall lay it before the provincial assembly of the Punjab within the 90 days of its receipt। पहले तो यह है कि एनुअल रिपोर्ट, यहाँ तो हम एनुअल रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये क्या होगा कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी है और उसको जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करना है, और गवर्नमेंट जो है उसको कहाँ पे, प्रोविंशियल असेंबली यानी पंजाब असेंबली के अंदर क्या करेगी, उसको सबमिट करेगी, ठीक है, पंजाब असेंबली में क्या करेगी, उसको सबमिट करेगी। और रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा, द रिपोर्ट शेल कंसिस्ट ऑफ नंबर ए द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटेड रिपोर्ट्स ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है, ऑडिटेड जो है वो फाइनेंशियल्स होंगे इसके, a comprehensive statement of the work and activities of the authority and enforcement stations during the preceding financial year, यानी कि वो जो भी एक्टिविटीज उसने परफॉर्म की हैं, जो भी इन्फोर्समेंट स्टेशन ने काम किया है, वो सारी की सारी पिछले साल की जो कार्रवाई है वो सारी उस स्टेटमेंट का हिस्सा बनाई जाएगी और उसको प्रोविंशियल असेंबली में, ठीक है, यानी पंजाब असेंबली के अंदर वो उसको पेश किया जाएगा। सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और एज द अथॉरिटी मे कंसीडर अप्रोप्रिएट, या इसके अलावा कोई भी जो और ऐसा मैटर है जो कि उससे मांगा जाता है, ठीक है, पंजाब असेंबली की तरफ से, या फिर जो है अथॉरिटी ये समझती है कि ये अप्रोप्रिएट है और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लाजमी असेंबली के सामने जानी चाहिए, तो वो उसको लाजमी वहां पर सबमिट करेंगे। अब इसके बाद है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 18, दिस इज द लास्ट चैप्टर, ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है। आई होप कि आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी, बाकी जो बातें हम एट द एंड करेंगे। तो इसमें ये चैप्टर जो है वो किससे रिलेटेड है, दिस इज मिससेलेनियस चैप्टर, ठीक है, तो इसमें मिसलिनियस चीजें होंगी जो किसी और चैप्टर के अंदर कवर नहीं हो सकती हैं। तो सेक्शन 74 क्या कहता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स, डेलीगेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब है, अपनी ताकत किसी को अता करना, ठीक है, अपनी जो पावर्स हैं वो किसी दूसरे को दे देना। तो द अथॉरिटी मे बाय ऑर्डर डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर्स और फंक्शंस टू द बोर्ड और अदर बॉडी, अथॉरिटी जो है वो अपनी कोई भी पावर बोर्ड को दे सकती है। यहाँ बोर्ड से क्या मुराद है, यहाँ बोर्ड से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड जो है जिसको डीसी हेड कर रहा है, ये उसकी बात हो रही है। और अदर बॉडी और एजेंसी, या किसी और बॉडी को या किसी और एजेंसी को या किसी कमेटी को गवर्नमेंट की, यानी या किसी और एनी ऑफ इट्स मेंबर और एम्प्लॉय, या किसी भी मेंबर को या किसी एम्प्लॉय को जो है वो कोई भी पावर जो है वो डेलीगेट की जा सकती है अगर अथॉरिटी चाहे। अथॉरिटी से मुराद कौन है, अथॉरिटी का बोर्ड, ठीक है, अथॉरिटी की सारी जो है वो अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं, एज इट कंसीडर्स अप्रोप्रिएट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी अगर ये जरूरी है कि कोई पावर डेलीगेट करनी है तो वो कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, ठीक है, सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, और उसके अंदर जो है जो भी इसकी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ऑर्डर के अंदर लिखी जाएंगी, ठीक है, कि ये पावर को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर रिवॉर्ड करने की पावर है कि आपने किसी इंप्लॉय को रिवॉर्ड करना है, बाज़ औक़ात क्या करता है अथॉरिटी जो है अपनी ये पावर क्या करती है, डीजी को दे देती, सही है, कि वो किसी को भी जो है वो रिवॉर्ड दे सकता है। तो इसमें क्या है, एक्सेप्ट द फंक्शन टू फ्रेम अमेंड और अपील रेगुलेशन, लेकिन जो है वो ये वाली पावर नहीं दी जा सकती कि कोई फ्रेम के कोई रेगुलेशन बना ले या उसको अमेंड कर ले या उसको रिपील करना होता है, कैंसिल कर देना, खत्म कर देना, कि वो किसी रेगुलेशन को अपनी मर्जी से खत्म कर दे, ये पावर किसी को नहीं दी जाएगी, इंक्लूडिंग डीजी को भी नहीं दी जाएगी। फॉर्मुलेट और ग्रांट अप्रूवल फॉर एनी पॉलिसी गाइडलाइंस और प्रोसीजर अंडर द एक्ट, एक्ट के तहत कोई भी अप्रूवल ग्रांट करने की, ठीक है, फॉर्मुलेट या अप्रूवल ग्रांट करने की किसी भी पॉलिसी की, ठीक है, पॉलिसी मैटर उसकी जो है वो कोई वन टाइम कोई चीज होनी है छोटी मोटी उसकी तो हो सकती है, लेकिन कोई पॉलिसी मैटर है उसकी अप्रूवल जो है वो यहाँ पे नहीं होगी। मिसाल के तौर पे पॉलिसी मैटर होते क्या हैं और दूसरे जो है वो रूटीन के या ऑर्डिनरी मैटर कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिसी मैटर ये है कि आप एक पॉलिसी बनाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि जिस एम्प्लॉय की डेथ होगी उसको 10 मिलियन कॉम्पनसेशन दी जाएगी डेथ की सूरत में, ये क्या है, दिस इज अ पॉलिसी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड मीटिंग के अंदर जो है वो आपको वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा और वहां पे उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट ऑन दी अदर साइड अगर रूटीन मैटर्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने जो है वो टाइमिंग चेंज करनी है ऑफिस, तो उसके लिए आपको बोर्ड में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि डीजी जो है वो एम्पावर्ड है,
तो वो क्या करेगा, जस्ट एक नोटिफिकेशन निकालेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन या मतलब लेटर निकालेगा और उसके जरिए ऑफिस की जो टाइमिंग है उसको चेंज कर देगा। तो आई होप कि आपको पॉलिसी मैटर्स और रूटीन मैटर्स का पता चल गया होगा। उसके बाद है जी हमारे पास सबसेक्शन सी, अप्रूव द एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट को वो अप्रूव नहीं कर सकता, इसका मतलब ये एनुअल बजट है या ऑडिटेड अकाउंट्स वगैरह हैं, वो उसको कोई भी शख्स अकेला जो है अप्रूव नहीं कर सकता, किसी को ऐसी पावर नहीं दी जा सकती। ये बाज़ जो है वो सिर्फ डीजीज को ही रोका जाता है कि वो इस तरह की पावर ना ले लें और बाद में पता लगे कि खुद ही ऑडिटेड रिपोर्ट जो है वो अप्रूव करी जा रहे हैं, खुद ही बजट अप्रूव कर रहे हैं, खुद ही ऑडिट एंड अकाउंट्स अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ये जो पावर्स हैं ये सारी ये अथॉरिटी अपने पास या बोर्ड अपने पास रखता है। उसके बाद है जी क्लॉज डी, क्या कहती है, ग्रांट पावर्स टू अपॉइंट अ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। कोई भी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट करने की पावर किसी को नहीं दी जा सकती, ये पावर किसके पास होती है, अथॉरिटी के पास। ठीक है, जो कि अथॉरिटी जो है वो थ्रो बोर्ड इसको एक्सरसाइज करती है। ठीक है, बोर्ड पूरा जो है वो बैठता है और वो उसके ऊपर फैसला करता है कि आया के जो है ये पावर किसी को देनी है या नहीं देनी। मे मेक एनी डिसीजन ऑन ऑडिटेड रिपोर्ट्स, ऑडिटेड रिपोर्ट्स के ऊपर डिसीजन लेने के लिए जो है वो किसी शख्स को जो है वो पावर दे दी जाए कि ये जी हमारा जीएम ऑडिट है और ये जो है फैसला करेगा कि ऑडिटेड अकाउंट्स जो है उनके ऊपर क्या हमने एक्शन लेना है। तो ऐसा भी किसी किस्म को किसी बंदे को ये पावर नहीं दी जा सकती, बल्कि ये कौन डिसाइड करेगा, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती हैं, ठीक है, पीएससी में, या फिर जो है वो असेंबली के अंदर ये डिस्कस हो। उसके बाद है जी डिटरमिन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज की टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो कोई अकेला किसी शख्स को इतनी पावर नहीं दी जा सकती कि वो एम्प्लॉयज के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करे। तो ये पावर किसके पास होती है, ये अथॉरिटी के पास होती है, यानी अथॉरिटी का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके पास होती है, जिसको हेड कर रही होती है सीएम। कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी की कोई भी कमेटी बनाने की जो कॉन्स्टिट्यूट करने की जो पावर है वो भी जो है किसी एक शख्स को नहीं दी जाती। और फिल एनी वैकेंसी इन द कमेटी, या फिर कमेटी के अंदर कोई वैकेंसी फिल करने की जो पावर है वो भी किसी एक शख्स को डेलीगेट नहीं की जा सकती, बल्कि वो अथॉरिटी की पावर होती है। इसका मतलब ये है कि ये पावर जो है वो अथॉरिटी मिल के एक्सरसाइज करेगी, यानी वो सारे लोग बैठेंगे और मिल के फैसला करेंगे कि आया कि हमने ये पावर्स एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। इसके बाद है जी सेक्शन नंबर 75, पब्लिक सर्वेंट्स। अ पर्सन एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट अंडर द एक्ट शेल बी डीम टू बी द पब्लिक सर्वेंट। वो कहता है कि जितने भी लोग जो है वो पीरा के अंदर काम कर रहे हैं उनको पब्लिक सर्वेंट कहा जाएगा। अच्छा, पब्लिक सर्वेंट क्यों कहा जाएगा, इसकी मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 21, ठीक है, ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड 1860, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के अंदर जो पेनल्टीज हैं वो पब्लिक सर्वेंट की हैं। तो ये ना हो कि ये कहेंगे जी चूंकि हम तो ऑटोनॉमस बॉडी हैं तो हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है, हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या हम कुछ और हैं, तो भाई आप लोग जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट ही हैं। इसका मतलब ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी ताजीरात पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, 1860 की जो ताजीरात पाकिस्तान है उसके तहत जो पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज हैं, वो सारी की सारी आपके ऊपर इंप्लीमेंट होगी। उसके बाद 76 में देखें इंडेमनिटी, नो सू। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी का मतलब होता है जमानत वगैरह। तो नो सू प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी और इट्स मेंबर्स और बोर्ड ऑफ इट्स मेंबर्स और एम्प्लॉइज फॉर एनी डैमेज caused or likely to be caused by any act or omission which is in good faith done or intended to be done under the act rules और regulations। उसने कहा है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई भी जो है वो कोई अनइंटेंशनल डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई सूद या जो कोई लीगल प्रोसिक्यूशन जो है वो इदारे के खिलाफ नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे आप जो है वो एक इलीगल एक घर बना हुआ था सरकारी जमीन के ऊपर, उसको गिराने के लिए गए, ठीक है, और वहां से पता लगा कि उसको गिराते गिराते हमसायों की जो है वो कोई दीवार गिर गई है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि हमसाये जो है वो इदारे के ऊपर, उसके मेंबर्स के ऊपर, किसी इंप्लॉई के ऊपर, एसडीओ के ऊपर, एनफोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर, हेयरिंग ऑफिसर पे या किसी और ऑफिसर डीजी वगैरह के ऊपर जाके एफआईआर दर्ज करवा दे। तो यहाँ पर उनको इसमें इंडेमनिटी हासिल है, ठीक है, तो इसमें जो है वो उनको प्रोटेक्शन हासिल है, जमानत हासिल है। अब इसके बाद जो है वो ओवर राइडिंग इफेक्ट आ जाता है। सेक्शन 77 है, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शेल बी रीड इन कंजंक्शन विद द स्केजुअल लॉज टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। ठीक है, उसने कहा है कि इस एक्ट की जो प्रोविजंस हैं शेल बी रीड इन कंजंक्शन, उसको मिला के जो है वो देखा जाएगा स्केजुअल लॉज के साथ, ठीक है, और notwithstanding anything to the contrary contained in other laws for the time being enforced, whether such law is mentioned in schedule or not, the provisions of the act shall take precedence over the provisions of such other laws। तो उसने कहा है कि अगर किसी स्केजुअल लॉ के अंदर कोई प्रोविजन मौजूद है या नहीं है, लेकिन ये जो एक्ट है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। टेक प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि इसको एज ए प्रेसिडेंस जो है वो माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज जो है वो इस एक्ट में कुछ और लिखी हुई है किसी और तरह से, या कोई सजा है जी
इस एक्ट में जो है वो 6 महीने की सजा है। किसी और स्केजुअल लॉ में जो है उसकी सजा जो है वो है 3 महीने। तो आप किसको फॉलो करेंगे? इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 3 क्या कहता है? इन द इवेंट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी एक्सटेंड टू सच कॉन्फ्लिक्ट इनकंसिस्टेंसी प्रिवेल। तो उसने ये कहा है कि अगर किसी किस्म का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो आप पीरा एक्ट जो है उसको फाइनल कंसीडर करेंगे, और जो बाकी स्केजुअल लॉज हैं उनको आप फाइनल कंसीडर नहीं करेंगे। एनी ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट विद देयर विद कंटेन्ड इन एनी एलिमेंट एनी इनेक्टमेंट अदर देन द एक्ट और एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ एनी इनेक्टमेंट अदर देन द एक्ट। उसने कहा कि कोई भी ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट जो कि इस एक्ट के अंडर दिया गया है शैल हैव इफेक्ट, ठीक है, उसका जो है वो इफेक्ट होगा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेन्ड इन एनी इनेक्टमेंट अदर देन द एक्ट, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ये होगा अगर किसी और एक्ट के अंदर कुछ और लिखा हुआ है तो उसको जो है वो आप कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि एक्ट को कंसीडर करते हुए, और एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग अफेक्ट बाय द virtue ऑफ द इनेक्टमेंट अदर देन द एक्ट, या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट है, कोई लेटर है, कोई ऑर्डर है, कोई कोड है जिसमें कुछ कॉन्ट्रेरी लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ और लिखा है, एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो आप किसको फाइनल कंसीडर करेंगे? ठीक है, आपका जो एक्ट है उसका ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, सही है, वो क्या करेगा? उन सबको ओवर राइड कर देगा। अब इसके बाद देखें सेक्शन नंबर 78। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल उसने ये कहा है कि आप अगर कोई दो लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे? पीरा एक्ट को वहां पर रेफरेंस देंगे, पीरा एक्ट जो है वो वहां पर प्रिवेल करेगा। उसके बाद सेक्शन 78 पावर टू मेक रूल्स के गवर्नमेंट जो है वो चाहे तो रूल्स जो है वो बना सकती है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट द गवर्नमेंट वे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स ऑफ द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, ठीक है, रूल्स बना सकती है। उसके बाद रेगुलेशंस हैं, ये सेक्शन 79 है, पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स द अथॉरिटी में फ्रेम regulations as may be necessary to carry out the purposes of the act। तो अथॉरिटी जो है वो इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या कर सकती है? रेगुलेशंस भी फ्रेम कर सकती है। उसके बाद इसका सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द गवर्नमेंट may direct the authority to modify or omit any regulation which in its opinion is repugnant to the provisions of the act or the rules, ठीक है, और विच इज अदरवाइज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड द अथॉरिटी शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्शन। अब उसने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है अगर वो ये देखती है कि कोई ऐसा रूल है जो कि रिपग्नेंट है, रिपग्नेंट का मतलब होता है अगेंस्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस एक्ट के खिलाफ है, या किसी और लॉ के खिलाफ है, या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, या आईने पाकिस्तान के खिलाफ है, तो फिर वो ये कह सकती है कि भाई साहब इसको आप कैंसिल कर दे। तो अथॉरिटी पाबंद है, अथॉरिटी से मुराद अथॉरिटी का बोर्ड, ठीक है। तो गवर्नमेंट किसके जरिए कहेगी? जारी बात है, गवर्नमेंट किसी जो है वो सेक्रेटरी के जरिए, किसी चीफ सेक्रेटरी के जरिए, ठीक है, या किसी जो है वो एमएनए एमपीए के जरिए, या किसी सीएम वगैरह के जरिए उनको ऑर्डर करेगी, और वो उस ऑर्डर को मानने के जो है वो पाबंद है। अच्छा भाई, पावर टू अमेंड द स्केड्यूल, हमें पता है कि स्केड्यूल के अंदर जो है वो इसके कुछ लॉज मौजूद हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे भी कौन कौन से लॉज हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्केड्यूल लॉज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकती है, किसी कानून को इसमें से निकाल दे, किसी को इसमें डाल दे, तो इसका गजट नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो एक ऑफिशियल गजट होता है, उसके अंदर लाजमी आते हैं, ताकि वो बाद में हर कोई देख सके, और पब्लिक के लिए वो ओपन होता है। अब इसके बाद है जी गाइडलाइन। द अथॉरिटी में विद अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, अथॉरिटी क्या करेगी? गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल यानी पहले अप्रूवल ले क्या करेगी? इशू गाइडलाइन भी इशू करती है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंड द परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज अंडर द एक्ट रूल्स और रेगुलेशन। अपने एम्प्लॉइज के लिए और अपने मेंबर्स के लिए क्या कर सकती है? गाइडलाइंस भी इशू कर सकती है, उनको बता सकती है कि आपने कैसे काम करना है, अपनी पावर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आपकी किस तरह की होनी चाहिए। तो ये जो है वो गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर सकती है, और ये गाइडलाइन कौन प्रोवाइड करेगा? ये आपकी अथॉरिटी करेगी, पीरा करेगा, उसका बोर्ड जो है वो ये करेगा। अच्छा भाई, इसके बाद ये लास्ट हमारा पेज है, एनी वायलेशन ऑफ गाइडेंस और कोड ऑफ कंडक्ट इशूड अंडर सबसेक्शन 1 shall be referred to the authority or to such other authority as may be prescribed for the purposes of taking action in accordance with the law। अब उसने कहा है कि अगर उसकी कोई वायलेशन होती है, कोई इंप्लॉय है, ठीक है, या कोई मेंबर है, अगर वो उसकी वायलेशन करता है गाइडलाइंस की या कोड की, कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लॉय के लिए बनाया जाता है ना, कि वो के जो है वो डिसिप्लिन के साथ काम करते रहे, इशूड अंडर सबसेक्शन 1 ऊपर वाले सेक्शन के तहत अगर बनाया गया, शेल बी रेफर टू द अथॉरिटी और सच अदर अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ टेकिंग एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है वो फिर रेफर किया जाएगा, और उसके बाद अकॉर्डिंग्स टू लॉ जो है वो उस पर एक्शन लिया जाएगा, अगर कोई भी जो है वो वायलेशन करता है
गाइडलाइन की या कोड। उसके बाद है जी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, ये सेक्शन 82 है। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ पीरा एक्ट, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है, अगर कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है ना इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की राह में, द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन करके मेक सच ऑर्डर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ऑर्डर निकालेगी जो कि इस एक्ट के खिलाफ नहीं होगा, ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक ही होगा, एज मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पसेज ऑफ रिमूविंग सच डिफिकल्टी, और क्या करेगा, उस डिफिकल्टी को क्या करेंगे वो रिमूव कर देंगे, ठीक है, उस डिफिकल्टी को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई जो है वो अभी जैसे पिछले दिनों मामला हुआ था कि पीरा वाले जो हैं उन्होंने एक तहसील का जो ऑफिस है, तहसील में क्या हुआ कि एक इरिगेशन का ऑफिस था, अब ये पीरा का ही वाकया है, और वहां पे उन्होंने इरिगेशन के ऑफिस के अंदर ही जो है इरिगेशन के ऑफिस में अपना ऑफिस बनाने की यानी पीरा का ऑफिस बनाने की कोशिश की, लेकिन इरिगेशन की तरफ से क्या हुआ, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जी हम अपने ऑफिस में, क्योंकि हमारे पास जगह पहले ही कम है, इनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो डिफिकल्टी क्रिएट हो गई ना। तो अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि डीसी साहब ने जो है वो इस सारे मामले को टेकअप किया, ठीक है, और उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला बकायदा, और इस मामले को हल कर दिया कि ये जगह जो है वो पीरा इस्तेमाल कर सकती है या इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसमें उन्होंने जो सेक्रेटरी साहबान है उनको भी इन्वॉल्व किया, और आखिरकार जो है वो इस मामले का हल निकाल दिया। तो ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं। अच्छा भाई स्केड्यूल है, ठीक है, स्केड्यूल जो है इसमें कौन कौन से एक्ट हैं जो कि हमने अभी इसके बाद पढ़ने हैं। एक है जी द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। उसके बाद है दूसरा एक्ट कौन सा है, दी पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020। उसके बाद तीसरा एक्ट कौन सा है, दी पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024। उसके बाद चौथा एक्ट कौन सा है, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। और पांचवा एक्ट कौन सा है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो बच्चों अगर आप ये गौर करें तो ये पांच जो है वो कैजुअल लॉज हैं, उसके अंदर एक्ट है, और एक जो है वो पीरा है, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है वो टोटल 6 एक्ट हैं। उसके बाद जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी देखना है, उसके बाद हमने कोड को भी देखना है यानी सीआरपीसी को देखना है, पीपीसी के कुछ जो है वो सिलेक्टिव चैप्टर्स को देखना है। तो इसका मतलब ये है कि इस अगर देखा जाए तो सबसे जो लेंथी टॉपिक है, जो सबसे लेंथी सिलेबस है, वो सिर्फ लॉ का ही है, और उसमें से जो मेन चीज थी वो आपने कर ली है। बाकी जो है वो हम उनको बड़ा जल्दी से जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर दो दो तीन तीन लेक्चर्स के अंदर उनको खत्म करेंगे। आप लोगों का काम ये है कि आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसमें से आपने ये देखना है, मैंने कुछ लेक्चर्स में बताया भी है कि किस तरह के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको जो है वो इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसमें उसके लिए आप जो है वो हमारा टेस्ट सेशन भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो है वो आप एडमिन के इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अपना फीडबैक जो है वो हमें जरूर बताइएगा ताकि हमें पता चले कि आपको जो है वो इनसे कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अल्लाह हाफ़िज़।